हैं। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, कुछ पॉसिबल पिक्चर्स देखेंगे कैसे कैसे होता है, उस पर फिर डिस्कस करेंगे क्यों होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही 3 टॉपिक को हम लोग कवर करने का आज कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन में आते हैं, जो कि आप लोग बहुत पहले से पढ़े आ रहे हैं, क्या कि बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट as it travels from one medium to another medium, है ना, is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही बच्चा वाला डिफिनेशन है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है, एक हम डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए कि हम डायग्राम बना रहे हैं। सपोज करो मेरे पास एक डायग्राम है इस तरह का, एक ये सरफेस है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना। मान लो ये मीडियम 1 है, इसका नाम दे देते हैं मीडियम 1, ठीक है। इसका नाम देते हैं मीडियम 2, ये हमारा है मीडियम 2, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच के एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पर। ये एक सरफेस है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। तो क्या देखा गया, अगर मान लो सपोज कोई इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, लाइट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइट बैंड करता है जब मीडियम बदलता है, मतलब आप जब इस मीडियम से पहला मीडियम से दूसरा मीडियम में जाते हैं तो लाइट बैंड करता है। अच्छा, कंडीशन क्या है, मीडियम अलग अलग डेंसिटी का होना चाहिए, है ना, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इसको कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो रेयरर है, रेयरर मतलब कम डेंसर है, ठीक है। और इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, डेंसर। ये वही बात है, जैसे मान लो एक प्योर वाटर है, मान लो इस टब में एक प्योर वाटर है, ठीक है, और इसके बगल में क्या कि एक वाटर है जिसमें कि मान लो चीनी डालकर घोले हुए, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा जी, प्योर वाटर का कि इम्प्योर वाटर का, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, इम्प्योर वाटर का। मॉलिक्यूल ज्यादा ना होंगे इसमें, इतना ही इम्प्योर वाटर में मॉलिक्यूल्स का संख्या ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। तो मीडियम का डेंसिटी वही होता है, जैसे मान लो ऑप्टिकल डेंसिटी रेयरर है, रेयरर करने का मतलब एग्जांपल के रूप में सपोज करो ऊपर एयर है, एग्जांपल सपोज को ऊपर एयर है और नीचे एग्जांपल सपोज करो ये क्या है, वाटर। तो जब आपका लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से किस में जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये देखा गया है ना, इसके पीछे फिर लॉ बनाएंगे हम लोग कि ये सीधा नहीं जाता, ऐसे में क्या होता है, ये बैंड कर जाता है। इसको जाना चाहिए था एकदम ऐसे सीधा, लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड कर जाता है, और ये इधर की ओर सपोज करा सकते हैं, ये थोड़ा सा, इसको जाना चाहिए था एकदम ऐसे, लेकिन हल्का सा बैंड कर जाएगा, बैंड कर गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा किससे नापते हैं, नॉर्मल से। ये इसको अगर एन एन डैश बोला जाए तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है ना। अगर हम साइड में लिखना चाहें तो एन एन डैश क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा। अच्छा, ये तो हुआ पहला केस जिसमें कि लाइट मान लो रेयरर से डेंस नजर आता है। एक और केस हम कंसिडर करते हैं, सपोज करो एक और केस कंसिडर करते हैं जिसमें फिर से हमारे पास 2 मीडियम है ना। फिर से एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज करो इस बार डेंसर मीडियम ऊपर है ना। ऊपर का मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर,
डेंसर है, नीचे के मीडियम ऑप्टिकली, ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए है ना, ऑप्टिकली रेयरर है। रेयर मतलब कम घनत्व वाला और ये ज्यादा घनत्व वाला है। अब सपोज करो ऐसे में लाइट फॉल करता है, सपोज करो ऐसे में लाइट आके यहाँ फॉल करता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि लाइट अभी भी सीधा रास्ता में नहीं जाएगा, फिर से वो सीधा रास्ता में नहीं जाएगा, सीधा कभी नहीं जाएगा ये, है ना, अभी भी ये सीधा रास्ता में नहीं जाएगा, सॉरी। अरे ये क्या आ गया, इसको हटा देते हैं, ये गलती से बन गया है ना, कुछ ना कुछ बनते ही रहता है। तो इसको जाना चाहिए था एकदम स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट ना जाके देखो ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ऊपर की ओर भाग जाएगा ये, है ना। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब मीडियम चेंज करने के बाद जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर आप लिखना चाहें तो यही पर लिख देते हैं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको नीचे बढ़ा देंगे, दिखाई देगा आप लोगों को, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दो तरह कंडीशन देखा गया, ये पहला कंडीशन हो गया हमारे पास, और ये दूसरा, ये सब बस कंडीशन हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे लाइट बैंड करता है। अब बहुत सारा सवाल इसमें आप लोग उठेगा कि लाइट बैंड क्यों करता है ना, बैंडिंग के पीछे रीजन क्या है, ये ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर का मेजरमेंट क्या है। जैसे हम बोल दे कोई चीज बहुत भारी है, कोई चीज बहुत हल्का है, तो हम बोल रहे ये डेंसर और रेयरर है, तो कोई तो मैथमेटिकल वैल्यू होगा जिससे जिससे हम मेजर कर सके कितना डेंसर कितना रेयरर है। तो वो मैथमेटिकल वैल्यू को पर भी हम लोग आएंगे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो बताता है कौन मीडियम कैसा है, मतलब उसका डेंसिटी कैसा है ना। तो एक एक प्रॉपर मेजरमेंट के लिए डेंसिटी ऑफ द मीडियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लेकिन फिलहाल ये तीन तरह का डायग्राम इससे बन सकता है, दो तरह का हम बना चुके हैं, एक तीसरे तरह का डायग्राम देखो कैसा बन सकता है। ये थर्ड तरह का हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये थर्ड तरह का। थर्ड देखो इसमें क्या होता है, सब फिर से हमारे पास मान लो ये है, दो मीडियम है ना, फिर से हमारे पास दो मीडियम है, फिर से हमारे पास दो मीडियम है, इसको मीडियम वन मान लेते हैं सपोज करो, ये मीडियम वन है, मीडियम टू है। मीडियम समझ रहे हो ना, ये अलग अलग तरह का, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर लाइट सीधा फॉल करता है, एक तीसरे तरह का सिचुएशन हो सकता है, अगर लाइट एकदम सीधा फॉल करे एकदम नॉर्मल के तहत, मतलब एकदम ऐसा सीधा, तो लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगा और लाइट हमारा एकदम सीधा इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। हल्का टेढ़ा हो गया ये, नॉर्मली हम टेढ़ा बनाए थे इसलिए ऐसा बन रहा है, एक्चुअली एकदम सीधा आएगा ये लाइट, है ना। ये ये लगभग सीधा आएगा, जैसे आया था वैसे ही जाएगा ये, कोई चेंज नहीं आएगा। और नॉर्मल को ये फॉलो करेगा, नॉर्मल मेरा थोड़ा टेढ़ा बना इसलिए सही नहीं बन रहा है ना, ये नॉर्मल एक्चुअली इसके ऊपर ही रहेगा, ये इधर आ गया गलती से, ये इसी में जाएगा डॉटेड करके इसी के ऊपर। ये कंडीशन क्या है, जब लाइट हमारा एकदम सीधा फॉल करेगा सरफेस पर, जब सीधा फॉल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा बताइए तो, आई कितना होगा और आर कितना होगा, कौन बताएगा। 0 डिग्री होगा। हाँ, आई 0 डिग्री होगा और आर भी क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो ये देखिए ये तीन तरह का ऑब्जर्वेशन है, ये जो हम डिफिनेशन लिखे उस बेसिस पे ये तीन तरह का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाइट बैंड क्यों किया। उसके बाद हम लोग का पहला टारगेट है लाइट बैंड क्यों किया, क्यों बैंड किया होगा, ऐसा कारण क्या हो सकता है। तो देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ऐसे समझना मुश्किल है। लाइट बैंड क्यों करता है इसको हम समझाते इस तरह से, है ना। सपोज करो ये कोई कार है, ये कार है जिसका कि दो चक्का, एक चक्का ऐसा, एक चक्का हल्का सा उठा हुआ, है ना। ये कार है हमारा, इसका दो चक्का, एक चक्का ये है, एक चक्का ये है, और ये पूरा एकदम अच्छा रोड है इधर जिधर से कार चला आ रहा है। ये कार ऐसा है, पीछे की ओर कार है, ये कार सीधे बढ़ा आ रहा है इधर की ओर, आगे की ओर बढ़ा आ रहा है।
और आगे चल के खराब रोड है, इधर जो रोड है खराब है। ठीक है, अब सपोज करो जब कार ये खराब रोड से अच्छे रोड से खराब रोड में इन करेगा, तो सबसे पहले कौन सा चक्का आएगा इसके पास? ये चक्का। क्या? नो सर, अरे जब खराब रोड में आया तो यही ना चक्का पहले इन करेगा, ये वाला, है ना? ओ यस सर। मतलब सिचुएशन कुछ समझो, सिचुएशन कुछ ऐसा है ना कि लाइट क्या है, शुरू में एकदम गाड़ी एकदम ऐसे सीधा चक्का पे आ रहा है, एकदम सीधा, दोनों चक्का एक साथ। और जब ये मीडियम चेंज करने की बात आई, मतलब अच्छे रोड से खराब रोड में आने लगा, तो ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, तो देखो जब तिरछा हो गया तो आगे वाला चक्के का तो स्पीड रुकेगा नहीं, है ना? अब देखो जैसे ये गाड़ी इन किया तो दोनों चक्का में, ये चक्का चूंकि ऊपर है तो ये अपना स्पीड ऑलरेडी बनाए हुए है, और इधर से गाड़ी आ रहा था, अचानक गाड़ी टेढ़ा हो गया, तो ये चक्का का तो स्पीड तो वही ना है, लेकिन ये चक्का तब तक इन कर गया, मान लो ये खराब रोड में। जब ये खराब रोड में इन कर गया तो ये तो स्लो हो जाएगा। अरे जो चक्का जमीन से सटा वो खराब रोड में आ गया तो स्लो हो जाएगा ना। अब सपोज यस करो सर। जैसे ही गाड़ी यहां पहुंचा, गाड़ी सीधा हो गया। गाड़ी सीधा होगा तो किधर भागेगा पता है? गाड़ी किधर की ओर भागेगा? इधर भागेगा। क्यों? क्योंकि ये चक्का स्लो हो गया और ये चक्का क्या है? फास्ट। गाड़ी टर्न करते हैं तो क्या होता है? एक चक्का तेज घूमता है, दूसरा चक्का स्लो हो जाता है, पता है ना? जब गाड़ी टर्निंग पर होता है तो आप लोग केयर करिएगा, ये चक्का थोड़ा स्लो घूमता है और ये चक्का थोड़ा तेज घूमता है। टर्निंग पर जब भी हम लोग होते हैं इस तरह का सिचुएशन आता है फोर व्हीलर में, ये चक्का कम दूरी तय करता है इसलिए स्लो घूमता है, बाहर वाला चक्का तेज घूमता है। तो ठीक है, यही सिचुएशन यहाँ पर हुआ। ये चक्का जैसे जमीन पर आया स्लो हो गया, चूंकि उसको खराब मीडियम मिल गया। ये चक्का तो भी हवा में, जब ये जमीन पर आएगा तो इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ये घूम जाएगा इधर को, क्योंकि ये स्लो है ये फास्ट है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा, बेंडिंग हो जाएगा। तो लाइट का जो बेंडिंग है इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट को हम रे की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन लाइट एक्चुअली रे नहीं है ना? लाइट रे नहीं है, लाइट एक क्या है? वेव है। यहाँ पर एक रे की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए समझना मुश्किल है लाइट बैंड क्यों किया। हाँ, एक चीज है, लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हुआ इसके पीछे तुम रीजन कुछ बता सकते हो? जस्ट वही बात है कार वाला, जैसे कि मान लो अच्छा रोड था, खराब रोड मिला, मतलब रेयरर से डेंसर गया तो लाइट स्लो हो गया। ये मतलब एक प्रैक्टिकली कुछ समझने में आ रहा है, इसका भी रीजन कुछ और है, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आता कि लाइट बैंड क्यों किया। तो बैंड इसलिए करता है, लाइट एक वेव की तरह है और जो घटना यहाँ पर घट रही है लाइट के साथ वही घटना घटती है। ठीक है, एक वेव है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज्यादा स्पीड अप करते हैं, है ना, दूसरे डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मॉलिक्यूल्स, इसलिए बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का यही प्रॉपर रीजन है। ठीक है, अब इसमें क्वांटिटी जो हम लोग को पढ़ना है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रेयर मीडियम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे हम लोग जानेंगे हम लोग समझ जाएंगे ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। पहले ऑप्टिकली डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है? टू मेजर, ये करता क्या है? टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। कोई मीडियम लाइट के लिए कितना डेंसर है, रेयर, इसका मेजरमेंट किससे होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। या दूसरा नंबर कह सकते हो, इट मेजर्स मेजर एबिलिटी ऑफ a medium to bend a light। इसी से आपको ये भी पता चला कौन मीडियम कितना लाइट बेंड करेगा। दो तरह का क्वालिटी बता दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको बता दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शॉर्ट में आर डॉट आई लिखेंगे, है ना, इसको हम शॉर्ट में आर डॉट आई लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना समझ में आ रहा है कि ये एक जैसे मास होता है ना, मास का वैल्यू जान के हम लोग ये बता सकते हैं कोई चीज उठाना मुश्किल हो या आसान होगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि लाइट
जब मीडियम बदल रहा है, मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि लाइट उसमें स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा, बैंड करेगा, कितना बैंड करेगा, सारा जानकारी इसी से मिलता है। अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दो तरह का होता है ना। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्ट, इसका दो भाग किया गया है, और एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का नोटेशन भी एक बड़ा अच्छा सा होता है, इसको म्यू से दिखाते हैं, जैसे मास का एम होता है, वेलोसिटी का भी होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का म्यू होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को सिंपली म्यू से दिखाते हैं, लेकिन रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू आर से दिखाते हैं। ठीक है, आगे जैसा जरूरत होगा इस दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन पर आते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light मीडियम in given medium। इसी को थोड़ा और अच्छा बनाना है तो यहाँ पर आगे जोड़ सकते हैं फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम, किसी मीडियम के लिए। ठीक है, फॉर अ मीडियम, इसको स्मॉल इट तक कर लो। For a medium, it is defined as ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in that medium, है ना। That is कैसे डिफाइन करेंगे? Velocity of light, absolute refractive index of a medium। Absolute refractive index किसके लिए होता है? किसी मीडियम के लिए होता है। ये होता क्या है? Velocity of light in vacuum, C होता है by velocity of light in that medium। ये हो गया absolute refractive index का definition। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए होता है? किसी मीडियम के लिए होता है। क्या क्लियर है ये बात? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए होता है? किसी मीडियम के लिए होता है, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मींस लाइट को एक बार क्या करेंगे, वैक्यूम से पार करेंगे, फिर उस मीडियम से पास करेंगे, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं आपको कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका? ए फॉर एयर 1 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में और लाइट का वेलोसिटी एयर में क्या होता है? लगभग सेम होता है। अगर सी और भी बराबर हो जाए तो ये म्यू क्या आएगा? 1 आएगा। क्या ये समझ में आ रहा? अगर सी और भी बराबर हो जाए तो म्यू 1 आएगा। तो वही यहां पर बता रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। ठीक है, सेकेंड आप देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का जो होता है 1.33 होता है। ठीक है, वैसे ही देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो होता है, ग्लास में देखो दो तरह का होता है, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। इसका दो हो सकता है, 1.6 भी होता है और 1.5 भी होता है। ठीक है, 1.5 किसका होता है? क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास। और ये होता है फ्लिंट ग्लास। तो बोलो सर दो तरह कौन कौन ग्लास होता है? तो देखिए जो हम लोग फ्लिंट ग्लास कैमरा वगैरह में इस्तेमाल होता है, बहुत सॉफ्ट ग्लास होता है ये। और क्राउन ग्लास जो जनरल हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, ग्लास स्लैब बनाते हैं, वो सब क्राउन ग्लास के अंदर आता है। ठीक है, और देखो एक फोर्थ देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। चलो डी से दिखाते हैं डायमंड। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की अगर बात करें तो ये होता है 2.4। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2 इसका मतलब समझाते हैं आप लोगों को। आप लोग तुरंत इसका मतलब समझाएंगे कि आखिर क्या क्या फर्क पड़ता है सब में, क्या क्या मतलब क्या है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, वाटर का ही बात करके एक चीज समझाते हैं, ये जानने से फायदा आपको क्या हुआ। देखिए यहाँ पर हाँ यहाँ पर समझा जाए हम लोग इस बात को। यहाँ पर देखो जैसे कह रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसका क्या मतलब है कि 1.33 बराबर क्या हो जाएगा, C बाई VM। जैसे कि यहाँ पर M था तो M दिए थे, यहाँ W कर लो, यानी म्यू W बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। तो अब इसको देखो, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू W VW बराबर क्या लिख सकते हैं, C बाई 1. 1.33 अब देखो इसका कितना वैल्यू होता है C का, 3 into 10 to the power 8. इंटू 10⁸, है ना। Yes, इसका sir. वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। इसका मान लो 1.33 यहाँ पुट कर दिए, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग आता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर में VW मतलब क्या है जी, VW मतलब किसका वेलोसिटी है ये, VW Water. वाटर का वेलोसिटी है। VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट का वेलोसिटी वाटर। वाटर का सर। हाँ तो लाइट का जो वेलोसिटी है कितना रहा है 2.25, तो बताओ तो वाटर में लाइट का वेलोसिटी 2.25 है, जबकि एयर में कितना होता है, या वैक्यूम में, एयर वैक्यूम दोनों बराबर होता है 1 3 होता है। तो ज्यादा किस में है, वाटर में कि एयर में, पर ज्यादा कौन है जो 2.25 के 3 × 10⁸? 3 into 10 to the power 8. और एक सिंपल सी बात है, इसीलिए हम लोग का लाइट का वेलोसिटी वाटर में कम होता है, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंटल, मतलब सर इसमें C का वैल्यू तो फिक्स ही रहता है ना। हाँ वैक्यूम में वैल्यू फिक्स है, लेकिन मीडियम बदलता है तो लाइट अपना वेलोसिटी बदलता है, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना। अब तुम बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कैसे होगा, जैसे यहां पर अगर हमको ये पता ना चले कि ये 1.33 कैसे आया है, तब तो आप ये नहीं बता सकते कि ये 2.25 कैसे आ गया, क्या। तो ठीक ये भी एक्सपेरिमेंटली ही निकाला गया है। पहले क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं किससे, क्योंकि डिफिनेशन क्या होगा, ये जो म्यू डब्ल्यू इसका डिफिनेशन क्या होगा, म्यू डब्ल्यू का डिफिनेशन होगा C बाई VW, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो दोनों का वेलोसिटी हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, और दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 1.33 आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, आपको म्यू डब्ल्यू दे देगा और VW पूछेगा, और कभी कभी VW दे देता है और क्या पूछता है, म्यू डब्ल्यू पूछता है, ठीक है। आप अब जरा देख के बताइए आपको क्या लगता है, लाइट सबसे ज्यादा स्लो इन सब में से किस मीडियम में चलेगा, एयर में, वाटर में, ग्लास में, या डायमंड में, D फॉर डायमंड, किस में स्लो चलेगा। सिंपल सी बात है, लाइट का वेलोसिटी से जितना ज्यादा नीचे दोगे, जितना ज्यादा से डिवाइड करोगे उतना कम हो जाएगा ना। तो यहाँ 1.33 से डिवाइड किया किस में, वाटर के लिए, तो 2.25 आया। 1.6 उससे ज्यादा बड़ा है ना, 1.5 उससे बड़ा है, तो ग्लास में और स्लो हो जाएगा, और डायमंड में 2.4 है तो और स्लो हो जाएगा। तो लाइट को अगर आप वाटर से पार करें, ग्लास से पार करें, डायमंड से पार करें, तो सबसे ज्यादा स्लो किस में हो जाएगा, डायमंड में। डायमंड, हाँ एक तरह से हम बता सकते हैं ना कि ये जो हमारा म्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मेजरमेंट होता है किस चीज का, वेलोसिटी ऑफ लाइट या डेंसिटी का क्वालिटी, मीडियम का क्वालिटी। म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा लाइट उसमें उतना स्लो होगा, क्या कुछ शक इसमें है? क्या जी, बहुत सिंपल है, No, sir. ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मोर रिलेशंस ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किसी मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यही डिफाइन किए हैं, है ना। और हम सबका वैल्यू भी जान चुके हैं। अब कुछ कुछ रिलेशन जानना। सपोज करो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये मेरे पास एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। हम एक डायग्राम तो एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, एक डायग्राम बना रहे हैं, है ना। एक नॉर्मल ड्रॉ किए, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मान लो यहाँ से लाइट आ रहा है, ये लाइट हमारा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये किधर भाग जाता है रह के, हम यहाँ ला के छोड़ देते हैं। अब ठीक है, ये लाइट यहाँ से आया, ये सपोज करो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, है ना। ये मान लो मीडियम 1 है, ठीक है। मान लो लाइट का इसमें वेलोसिटी v1 है, ठीक है। ये मान लो कोई भी मीडियम है, हमको नहीं पता, लेकिन कोई एक मीडियम है, मीडियम 1 है। ये एयर वैक्यूम नहीं है, सपोज कोई मीडियम 1 है, तो इसमें लाइट का अपना कुछ वेलोसिटी होगा। अच्छा, अब मान लो ये जा रहा है मीडियम 2 में, तो मीडियम 2 में क्या हो सकता है, ये अपने सीधे पार्ट से दूर भी जा सकता है, और ये सीधे पार्ट से अंदर भी बैंड कर सकता है। क्या इसी को बोलते हैं टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। सीधा पार्ट से अगर अंदर आ गया, देखो सीधा जाने के रास्ते से अंदर आ गया तो बोलेंगे टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल के नजदीक आ रहा है। और ये सीधा पार्ट से ऊपर भाग गया तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। टुवार्ड्स नॉर्मल कब होता है? रेयर से डेंसर में, हाँ, रेयर से डेंसर में आएगा, रेयरर से डेंसर आता है। और ये कब होगा? ऊपर कब जाएगा? डेंसर से डेंसर रेयरर। टू रेयर। तो हम रेयरर से डेंसर मान रहे हैं, इस तरह से लाइट आ रहा है, ठीक है। ये लाइट हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो, अरे क्या होगा, ये जा कहाँ नहीं रहा। ये तो पहले तो गायब हो जाइए, कभी कभी किधर गया, इधर गया। मेरा रबड़ बहुत बढ़िया, एक बार में पूरा गायब कर देता है। चलो ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो इसमें वेलोसिटी v2 है, ठीक है। ये क्या होगा? मीडियम 2। तो हमको ये बताओ, मीडियम 1 यानी μ1, मीडियम 1 किसे दिखा रहे हैं? μ1। जैसे कि किसी मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? μm। तो मान लो मीडियम m है तो μ1 देंगे। μ1 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और μ2 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ, हर बार तो वैक्यूम में रखना ना एक मीडियम, p/μ2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये μ1 हो गया, μ2 हो गया, μ1, ठीक है। अब देखो μ1 मतलब इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, μ2 मतलब इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि μ2 मेरा बड़ा है किससे? μ1 से। तो बाय डेफिनेशन μ1 इक्वल टू c/v1 होगा। μ2 क्या होगा? c/v2 होगा। अब एक काम करो, μ2/μ1 निकालो तो, है ना। μ2/μ1 निकालो तो क्या होगा? v1/v2। c/v2 बाय c/v1 कट जाएगा, c बचे क्या? v2/v1। v1/v2, क्या? तो ये हमारा μ2/μ1 क्या आ गया? v1/v2। अब इसी को देखो लिखने का एक नया तरीका, μ2/μ1 लिखे इसको लिखते हैं 1 μ2 इक्वल टू v1/v2। ये एक रिलेशन है। अब तुम बोलोगे सर ये 1 μ2 क्या है? 1 μ2 हो गया रिलेटिव, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दो का रेशियो जब आता है ना, बात समझ में आया? ये जो 2 का रेशियो आ गया, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसका? मीडियम 2 का। ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसका? मीडियम 1 का। तो दोनों का जब रेशियो आता है, इसी रेशियो को हम लोग μr बोलते हैं, ठीक है। आपको पहले यहाँ एक चीज हम लिख देते हैं, इसको लिखेंगे और इसी को हम μr बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलेंगे μ12 बोलेंगे, इक्वल टू v1/v2। यहां से एक रिलेशन आ गया, ठीक है। μr क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वेयर μr क्या है? इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, है ना।
देखो इसका नोटेशन ऐसा क्यों किया, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। देखो म्यू आर को हम 1 म्यू 2 से यहाँ दिखा रहे हैं, तो 1 देखो इसको, इससे फायदा ये है कि 1 to 2 दिखाता है कि आपका लाइट कहाँ से आ रहा है, 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में। किसी किसी बुक में जानते हो इसको ऐसा लिखता है, N12 लिखता है, N12 भी नहीं, N12 ऐसा लिख देता है ना। कहीं कहीं म्यू लिख के 1 यहाँ लिखता है, 2 यहाँ लिखता है, ठीक है। तो ये कई तरह का नोटेशन आता है, तो जो कंफर्टेबल हम लोग को लगेगा वो लिखेंगे, लेकिन मेरे लिए हमको लगता है ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ये जो हम दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं वो मेरे लिए ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ये वाला जो हमको दिखा है, ठीक है। तो 1 म्यू 2 क्या है, इसको बोल देंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। 2 मतलब या मीडियम 2, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो याद रहेगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालेंगे, 1 म्यू 2 करके, ठीक है। 1 म्यू, अब याद रखना आगे हम क्या करेंगे, 1 म्यू 2 को म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखेंगे सीधे, इसको हम सीधे ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, क्या जी, नो सर। नहीं दिक्कत नहीं। चलिए एक और चीज लगे हाथ, एक और रिलेशन बताते हैं, एक और रिलेशन आगे जल्दी से बताते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला पढ़े ना हम लोग, ठीक है। तो देखिए लाइट जब मीडियम बदलता है ना, तो उसका एफ नहीं बदलता है, जब लाइट मीडियम बदलता है। ये फॉर्मूला वेव के लिए पता है ना, ये फॉर्मूला फॉर वेव है, फॉर वेव, वेव के लिए फॉर्मूला काम करता है कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो लाइट जब मीडियम बदलता है, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है, तो वेलोसिटी बदल जाता है। अभी हम लोग देखें, हम लोग आपको बताया ना कि लाइट का वेलोसिटी बदल जाता है मीडियम के साथ, ठीक है। तो यस सर। 3 चीज है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। जब लाइट मीडियम बदलता है, देख कोई भी लाइट के साथ 3 चीज होता है हमेशा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। क्योंकि लाइट एक वेव है, वैसे लाइट इस मीडियम में गया, तो यहाँ भी क्या है इसके पास, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी लाइट का बदल जाता है, वेवलेंथ लाइट का बदल जाता है, लेकिन उसका एक चीज जो कभी नहीं बदलता, वो क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी। ना। वही बात है, जैसे कि कहा जाता है ना आदमी का नेचर नहीं बदलता है, तो लाइट का क्या चीज जो कभी नहीं बदलता, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक बार ऑब्जेक्टिव आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम, क्या क्या नहीं चेंज करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है जब वो बनाया गया उस समय, ठीक है, जब वो बना है उस समय उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन, लाइट का वाइब्रेशन बीच में नहीं बढ़ता घटता है, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा, लेकिन उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला था क्या था, 1 म्यू 2 इक्वल क्या था, v1 बाय v2। V2। हाँ, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो चलो लाइट का फ्रीक्वेंसी पहला मीडियम के लिए और लाइट का वेवलेंथ पहला मीडियम के लिए लैम्डा 1 मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, अच्छा दूसरा मीडियम में क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगा कि वही रहेगा लाइट का, v2 तो दूसरा मीडियम के लिए है ना, वही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ कांस्टेंट, निश्चित रूप से v लैम्डा बदल रहा होगा, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा हो गया। अब एफ एफ काट दो, तो एक और रिलेशन क्या आ गया, 1 म्यू 2 इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा 1 बाय लेमडा 2। ये बहुत लैम्डा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेमडा क्या है, लैम्डा 2। लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट, और लेमडा 1 क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेमडा 1 क्या है जी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लेमडा 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। तो ये रिलेशन आ गया। इसी में एक और चीज ऐड कर लो, यहाँ पर म्यू 2 बाय म्यू 1 भी ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसी को म्यू आर भी लिखता है कहीं कहीं, इसको पढ़ेंगे क्या, 1 म्यू 2 को, है ना, इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, लेमडा 1 बाय
लैम्डा 2। अब इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन टारगेट था यहाँ तक का है ना, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।